कि पिछले 3 महीनों से उनके साथ फ्रॉड हो रहा है और कुल 30 लाख रुपए उनके साइबर फ्रॉड के द्वारा लिए जा चुके हैं। पूरी तन्मयता के साथ लगभग 2.5 महीने तक लगातार 1700 से अधिक डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके, डाटास को एनालाइज करके हम जो है दिल्ली तक पहुंचे। तो अंततः हमें 10 दिन रहकर वहां पर कुल 6000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के पश्चात कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में फरसगांव पुलिस को सफलता मिली। क्योंकि जो छोटे नंबर्स थे जिससे वो प्रार्थी को कॉल किए, उस नंबर में म्यूल सिम ही यूज करते थे और उन नंबर्स से और किसी को भी कॉल करने में इस्तेमाल वो नहीं करते थे। कोंडागांव जिला अंतर्गत फरसगांव पुलिस को एक ऐसी सफलता मिली जो साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड जो दिल्ली में बैठकर सैकड़ों लोगों से ठगी कर चुका है, ऐसे मुख्य आरोपी को फरसगांव पुलिस ने पकड़ लिया है। और हमारे साथ फरसगांव एसडीपी है, इनसे ही जानते कि किस प्रकार का साइबर क्राइम हुआ था, क्या है मामला, आखिर इन तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करके कितने आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। सर, सबसे बड़ी तो आपको बधाई कि साइबर क्राइम जो ऐसा क्राइम है जो लोग 1 लाख 2 लाख फ्रॉड होता है लेकिन इसके पीछे दौड़ती नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट लगा कि आपको इसके अंदर तक घुसना पड़ा और मास्टरमाइंड को पकड़ के लाने में इतनी बड़ी सफलता मिली? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्राइम के बारे में हमारे पास जो है प्रथम सूचना पत्र शंकरलाल राणा जी ने 2026 के फरवरी में बताया कि पिछले 3 महीनों से उनके साथ फ्रॉड हो रहा है और कुल 30 लाख रुपए उनके साइबर फ्रॉड के द्वारा लिए जा चुके हैं। और जहाँ तक रही इंटरेस्ट की बात, तो भारत सरकार की ये मंशा रही है कि उन्होंने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की और हम सभी विवेचकों के लिए ऑल इंडिया में हमको हमारी स्किल्स हॉन अप करने के लिए कि हम ट्रेडिशनल क्राइम तो निकालते हैं पुलिस जनरल, लेकिन साइबर क्राइम को भी निकाल सके, इसलिए लगातार वो हमारी ट्रेनिंग और हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पे कार्य कर रहे हैं। तो इस तारतम्य में हम भी इंटरेस्ट लेके इस कार्य को सीखने का प्रयास किए, क्योंकि एक नए तरह का क्राइम है। यहाँ पर जो सीन ऑफ क्राइम होता है वो ट्रेडिशनल क्राइम की तरह नहीं होता है। यहाँ का घटना स्थल जो है वो कंप्लीट साइबर स्पेस है और अपने छुपाव के भी मल्टीपल माध्यम है। ये हमें और इंटरेस्ट, हमारे अंदर इसने इंटरेस्ट जगाया और हम पूरी तन्मयता के साथ लगभग 2.5 महीने तक लगातार 1700 से अधिक डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके, डाटास को एनालाइज करके हम जो है दिल्ली तक पहुंचे। और हमारे आदरणीय एसपी श्री पंकज चंद्रा सर, आईपीएस श्री आकाश ऋषिमाल सर जो प्रभारी एसपी थे, एडिशनल श्री कपिल चंद्रा सर, ये तीनों का लगातार हमको सपोर्ट मिलता रहा कि भाई आप लगे रहिए। और उन्होंने इनफैक्ट मुझे एक डीएसपी को भेजा वहां पर, क्योंकि प्रकरण की संजीदगी और उनकी गंभीरता को देखे। तो अंततः हमें 10 दिन रहकर वहां पर कुल 6000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के पश्चात कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में फरसगांव पुलिस को सफलता मिली। ये देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट लेयर था, म्यूल अकाउंट का फर्स्ट लेयर, जिसके अकाउंट में जाना होता है, ट्रांजैक्शन होता है, साथ में कॉलिंग होता है, उसको पकड़ने में कैसा मशक्कत करना पड़ा, पहला दिन स्ट्रगल जो किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2.5 महीने हमने मेहनत की, तो ये बात है कि हम लेयर 1 से आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। उन्होंने इतनी स्मार्टली अपने आप को छुपाया था, क्योंकि जो छोटे नंबर्स थे जिससे वो प्रार्थी को कॉल किए, उस नंबर में म्यूल सिम ही यूज करते थे और उन नंबर्स से और किसी को भी कॉल करने में इस्तेमाल वो नहीं करते थे। हमने देखा कि उनकी सभी की बी पार्टीज जो थी ऑल इंडिया के विक्टिम्स ही थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो हम यहाँ जो एनालिसिस की उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ लेयर 1 जो म्यूल लेयर है वही मिला, और उनकी थोड़ी सी पेक्यूलियर बिहेवियर लगी कि म्यूल अकाउंट जो लेयर है वो बैंक में भी जाकर पैसा निकाल रहा है, उसका चेहरा भी आ रहा है। तो हमको समझ में आया कि जो म्यूल अकाउंट लेयर है वो जो हैंडलर है उससे बहुत करीबी है। ये बस हमारे पास इनपुट था। और संगम विहार दिल्ली में, साउथ दिल्ली का एरिया है, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम एरिया है वो। तो वहां पर मैक्सिमम लोग ऑल इंडिया से आके रहते हैं जो लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, जो बहुत इजीली गलीबल हैं, उनको बहुत आसानी से उनसे कुछ रकम के बदले म्यूल अकाउंट क्रिएट कराए जा सकते हैं। तो उसको हमने लेयर 1 को जो है सबसे पहले जाकर पकड़ा। लेकिन एक हमारे लिए एक सेटबैक ये रहा कि लेयर 1 इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने लेयर 2 के बारे में हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ हमको घुमाते रहे, वो बोले कि नहीं हमको कुछ नहीं पता, बट बहुत क्लियर था कि उनकी सीसीटीवी में पैसा निकालते हुए फुटेज आई थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी लेयर 2 के बारे में नहीं बताया और एविडेंस के नाम पर सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जो बंद था। तो हमारा एक तरह से वहां से सेटबैक हो चुका था। ये जानकारी यहाँ पे मिला है कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ कि डाउन हो गया मेरा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ से ट्रैवल किए, वहाँ पे कुछ हाथ नहीं आया। साथ में जो स्थानीय पुलिस थे, दिल्ली की पुलिस, वो भी सहयोग नहीं करते थे और आपके हर एक लोकेशन शेयर करना भी जानकारी मिला है। क्या है दिल्ली पुलिस का तो वैसे हमें सहयोग मिला, लेकिन आरोपियों की जड़ें इतनी मजबूत थी, उन्होंने अपने लोअर लेवल के जो कर्मचारी थे उनको इतना अच्छे से ट्रेन किया हुआ था कि लेयर 1 ने उनका नाम नहीं लिया।
और मजे की बात है कि ये जो मेन आरोपी है रजा अहमद, ये इसके सारे लोगों को इसने ट्रेन किया हुआ है कि आप नीड टू नो बेसिस में ऑपरेट कीजिए। नीड टू नो बेसिस का अर्थ ये होता है कि लेयर वन अगर इसरार अहमद है म्यूल अकाउंट होल्डर, तो इसरार अहमद सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब के बारे में जानेगा या अखलाक के बारे में जानेगा जिसको उन्होंने अकाउंट दिया है। लेकिन आफ्ताब जो है वो नबी के बारे में जानेगा, इसरार नबी के बारे में नहीं जानेगा जो उसके ऊपर है। और नबी जो फाइनली उसको पैसा देगा रजा को, तो सिर्फ नबी रजा के बारे में जानेगा। नबी के नीचे वाला आफ्ताब रजा के बारे में नहीं जानेगा, अखलाक रजा के बारे में नहीं जानेगा, और इसरार तो रजा के बारे में जानेगा ही नहीं जानेगा। आप ये बात समझ लीजिए कि जिस लेयर का जो काम है उस काम का परसेंटेज देने के बाद उसके ऊपर वाले को वो किसको दे रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहला। दूसरा, लेयर वन ने लेयर टू के बारे में भी हमको नहीं बताया। इसरार ने ये तक नहीं बताया कि उसने अखलाक को अकाउंट दिया था, वो तो हमें बाद में मेन आरोपी की चल पकड़ने के बाद पता चला। तीसरा, हमारी पैरेलल लोकेशन यहां से आउट होने लगी कि छत्तीसगढ़ पुलिस आई हुई है, तो इन्होंने आरोपियों ने प्लान भी स्टार्ट कर दिया कि जल्द से जल्द आप जितने इसके संबंध के जितने सबूत हैं कि इसके जितने अकाउंट्स थे जिसमें छत्तीसगढ़ के पैसे आए, जितने म्यूल सिम थे, जितने म्यूल सिम जिस फोन में डले हुए थे छोटे फोन, उस सभी को नष्ट कर दिया जाए। तो पैरेलली उन्होंने सभी को नष्ट करने की भी कवायद शुरू कर दी ताकि पुलिस के पास कोई एविडेंस ना बचे, क्योंकि मेन आरोपी है, मेन आरोपी इतना तेज है कि उसने अपना पर्सनल लीगल काउंसिल रखा हुआ है। आप सोच कर देखिए, वो ऑलरेडी 2 बार जेल जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस क्राइम में वो लगा हुआ है। तो उसको पकड़ना, उसको आइडेंटिफाई करना कितना आवश्यक था, आप इससे समझ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन हमें आई, फ्रस्ट्रेशन एक माइल्ड फ्रस्ट्रेशन थी कि हमारी लोकेशन आउट हो रही, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया, हमने प्लान भी अपनाया। हम अंडरग्राउंड हो गए 2 दिन के लिए, क्योंकि हम सबको पता था कि हमको मेन आरोपी को पकड़ के ही ले जाना है। तो हम अंडरग्राउंड होने के बाद हमने वापस से एनालिसिस में ध्यान दिया और वहां एक इंफॉर्मेशन पास कर दी कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपियों को लेके 3 आरोपियों को लेके वापस लौट चुकी है। उसके जी एक त्यागी नाम का आरोपी है जिसको पकड़ने गए थे तो आपको पूरी तरह घेर लिए थे, और बताया जा रहा है कि वो पूरा, जब किसी भी आरोपी या किसी भी लोग पकड़ने जाते हैं तो वहां पे लड़ाई हो जाता है, बंदूकें चलते, तो वहां बच के आना और बच के निकलना कैसा। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मुरादनगर का एरिया है गाजियाबाद का, तो वहाँ हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस रहा है। वहाँ के थाना प्रभारी ने भी हमें बताया कि वहाँ पर थाना घेराव तक कर लेते हैं, और एक पर्टिकुलर वहाँ पर जो है पॉलिटिक्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है, हावी है, और लोकल लेवल पे लोग जो है अपने किसी भी बंदा चाहे गलत भी हो तो उसको ले जाने देने में बहुत परेशानी करते हैं। तो हम भी जहाँ पर गए थे वहाँ बहुत सारे लोगों के पास वेपन्स भी हैं, और हम कम लोग ही थे, लेकिन हमारे अंदर प्रतिबद्धता थी, और मैंने उन्हें ये भी बताया कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस हैं, और अगर आप गलत हैं और आपके खिलाफ सबूत है, तो चाहे हम 4 में से 3 कम भी हो जाएं तो भी हम लेकर जाएंगे। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर अपने जुनून है हमारे दिमाग में, तो वो जुनून है कि हम कानूनन सही कार्रवाई करें, तो उस कार्रवाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो वो उनको हमारी प्रतिबद्धता समझ में आकर मैंने उनको समझाया कि अगर एक डीएसपी रैंक का अधिकारी पूरी जानकारी के साथ 1500 किलोमीटर दूर से आया है तो आपके खिलाफ इनफ सबूत होंगे। तो फिर वो सभी उस चीज को समझ गए, और ये भी जान गए वो कि हम कितने प्रतिबद्ध हैं अपने कार्य के प्रति, और किसी भी कीमत में हम लेके आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कोर्ट में भी बहुत बड़े वकील लगाए थे जो हमसे लड़े, लेकिन हमने माननीय कोर्ट को भी लगभग 15 से 20 मिनट तक एक कोर्ट रूम में हमने आर्ग्यूमेंट किया, और हमने अपनी 2.5 महीने की मेहनत को कोर्ट को बताया, और हमने ये बताया कि किस प्रकार से साइबर के इस लेयर तक कभी पुलिस नहीं पहुंच पाती है। और माननीय कोर्ट ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सभी बातों को सुनकर कानूनन हम जो है हमको उन्होंने ऑर्डर पास किया और हमें ट्रांजिट रिमांड प्रदाय की। जो रजा है और जो 1 नंबर का भी काम करता है, विदेशों में भी उसके जो सामग्री जाता है, कौन सा ऐसा काम करता है और 1 नंबर जो 2 नंबर में काम करता है उसको 1 नंबर कन्वर्ट करता है, तो कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन करता है और कितने सालों से इस फ्रॉड केस में सामने। मैं आपको रजा के बारे में 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सबसे पहला, रजा लास्ट 2010 से 15 के बीच में वो टेलीकॉलर्स का काम कर चुका है। तो वो प्रॉपर प्रोफेशनली टेलीकॉलर्स का काम किया है जिसमें उसको कॉलिंग आती है। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2010 से 15 के बीच जो रजा के बॉस थे, आज उनको अपने अंदर वो रखा है 2 नंबर के काम में, वो उनका बॉस बन के बैठा है। उसके 2 बॉस थे, एक तरुण था और एक और मानस थे। तो जो एक और बॉस है उसको अपनी कंपनी में वो मैनेजर के रूप में रखा है, और दूसरा उसका बॉस था उसको अपना कलीग बना के रखा है 2 नंबर के काम में। रजा ने तीसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रजा को पुलिस से बचने के सारे तौर तरीके आते हैं, क्योंकि वो जान चुका है कि पुलिस कैसे पकड़ती है, तो कुछ भी उसके लिए नया नहीं है। तो वो तो बहुत ही मतलब हम उसके सुराग खोजते ही रहे कि कोई एक हमको लिंक मिल जाए जिससे हम खोज पाए, तब हम वहां तक पहुंच पाए। अगर हमें त्यागी नहीं मिलता तो हमें रजा कभी नहीं मिलता। और रजा जो है उन्होंने अपने पूरे 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने के लिए एक रहमान इंटरनेशनल नाम की कंपनी खोली है। कंपनी पूरी जेन्युइन है, कंपनी में उसके एम्प्लॉयज हैं, प्रॉपर जेन्युइन एम्प्लॉयज हैं।
कंपनी में उसका मैनेजर है, जो पूरा एक्स बॉस था उसको अपनी कंपनी में मैनेजर रखा है रजा ने। और वो वहां पर उस कंपनी के पूरे कार्य इस फ्रॉड के कार्य से बिल्कुल अलग है। कंपनी वालों को बिल्कुल नहीं पता कि ये मेन काम क्या करता है। तो ये इस तरह से बहुत ही कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल है, जो बहुत ही सटीकता से अपना कार्य करता है। और रजा को किसी भी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस से पकड़ा नहीं जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंट से पकड़ा गया है। इसका एक वकील भी है। इसके पास अपना एक पर्सनल लीगल काउंसिल है, जो लगातार इसके केसेस लड़ता है, जहां जहां इसके फ्रॉड, जहां जहां इसके केसेस इसके अगेंस्ट रजिस्टर है। आपको क्या जानकारी मिला, इससे पहले भी आरोपी है, कई थानों में एफआईआर दर्ज है क्या? मुझे इसके बारे में दो जानकारी मिली है कि एनआईटी फरीदाबाद में 18/20 और 57/22 दो ऐसे अपराध हैं, साइबर अपराध, जिसमें से संलिप्त रहा है, जहां इसके खिलाफ चार्जशीट भी हुई है। चार्जशीट होने के साथ साथ उसके अभी मामला, अभी चार्जशीट होने के बाद उसमें उसका मामला भी चल रहा है रजा के विरुद्ध। जो कंपनी है राजा का, वो विदेशों में भी उसका सामग्री जाता है। हाँ, वो विदेशों में ही जाता है, विदेशों में भी नहीं, में ही जाता है। वो ईरान में ऑपरेट करता है, गल्फ कंट्रीज में ऑपरेट करता है। ये इंडो वेस्टर्न क्लॉथिंग का काम करते हैं और डिजाइनिंग का। उस तरह के क्लॉथ्स को वो यहाँ विदेशों में भेजते हैं, और उनके जो भी कस्टमर हैं वो मेनली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पर वो इंडो वेस्टर्न कपड़े बेचते हैं। पर भारत देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से संचालित करता है पूरे देश में फ्रॉड का काम। तो कितने लोग इसके संगठन में काम करते होंगे? इस बात का जवाब देना अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मुझे संगठन के बारे में कितनों को फ्रॉड किया वो बताना मुश्किल है, लेकिन उसके अंडर जो है, रजा बहुत स्मार्टली प्ले करता है। उसको पता है कि वो अपने ही कम्युनिटी के कुछ लोगों को रखा है जो ट्रस्टवर्दी हैं। अपने गांव के ही लोगों को, आसपास वालों को वो रखा है अपने अंडर, और वो ट्रस्टवर्दी लोग के सिवा रजा के बारे में और कोई नहीं जानता। लेकिन उसके अंडर लगभग 300 से 500 लोगों का नेटवर्क है। रजा के अंडर 3 लोग ही हैं, लेकिन उन 3 लोगों के अंदर 300 से 500 लोगों का नेटवर्क है। तो वो इस प्रकार से वो नीड टू नो बेसिस में रखता है कि किसी को मेरे बारे में ना पता चले, मेरे बारे में कम से कम लोगों को पता रहे। और उनसे फोन करने के लिए भी उसके पास फ्रॉड फोन अलग है। जो फ्रॉड फोन है उससे वो सिर्फ व्हाट्सएप में बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि व्हाट्सएप में बात करना कितना आसान है, पुलिस आसानी से हमारे लोकेशन नहीं निकाल सकती। और जिस फोन में व्हाट्सएप यूज करता है, उस फोन का वो डाटा नेटवर्क यूज नहीं करता है, अपनी कॉलिंग फोन के उससे हॉटस्पॉट लेकर इस फोन को यूज करता है। तो वो आप देख सकते हैं कितने लेयर में अपने आप को उसने मास्क करके रखा है, जिसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल, पकड़ना तो दूर, पहचानना ही मुश्किल है कि वो आरोपी है। पकड़ना तो फिर उसके बाद आती है। इन 10 दिनों में कितने आरोपी को गिरफ्तार किया गया, क्या क्या गिरफ्तारी रिकवरी किया गया, और क्या 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 उस आरोपी की जो प्रार्थी है उसका पैसा भी रिकवर किया गया, और क्या क्या सामग्री बरामद की गई? देखिए, पैसा तो रिकवर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने पैसा यूसेज कहाँ हुआ है वो हम पता लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पर अभी तो क्योंकि ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि विद इन वन डे हम आप सभी प्रार्थियों को बोलते हैं कि 1 आवर जो है फर्स्ट वो गोल्डन आवर है। विद इन वन डे वो हर प्रकार के पैसे को निकाल के कमीशन बांटते हुए लास्ट व्यक्ति तक पहुंच जाता है। फिर उसका वो 2 नंबर को 1 नंबर में यूज कर लेते हैं। वैसा इन्होंने भी किया। इन्होंने अपने पुराने मामलों के सेटलमेंट के लिए भी वकील को भी पैसा दिए, इससे ये हमें पता चला है अभी तक फिलहाल। और आगे और पैसे का कैसे कैसे यूज हुआ है उसकी, चूंकि कैश इकोनॉमी में पैसा एक बार पहुंच जाता है तो मनी ट्रेल से बाहर निकल जाता है। उसके बाद एग्जैक्टली क्या यूज किया वो हम उसके स्टेटमेंट पे ही हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो अभी तक एग्जैक्ट हमको पैसे की डेस्टिनेशन नहीं पता चली है, पर हमने मेन आरोपी इसरार अहमद, अकील अंसारी और शिवम गुप्ता, ये म्यूल अकाउंट और म्यूल सिम ऑपरेटर्स थे। ये म्यूल अकाउंट खोले भी, म्यूल सिम खोले भी, लेकिन साथ साथ पैरेलली लगे भी रहे। और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमने सीडीआर में बैठाया कि आरोपी गण के जो 2 आईसीज थे उनसे इनका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था। तो हमने इनको जेल भेजा फर्स्ट राउंड में, जो संगम विहार से हमने गिरफ्तार किया, जिनको हमने वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर भेजा। उसके बाद हमने जो सेकंड राउंड था उसके लिए बहुत पेशेंटली वेट किया, और पेशेंटली वेट करने के बाद हमें जो मेन कॉलर्स आरोपी जो हैं, जिनकी प्रॉपर हमारे प्रार्थी ने पहचान की, एक नितिन कुमार त्यागी, ये एक्स कॉर्पोरेट हैं। ये कॉर्पोरेट में 5 से 6 साल इन्होंने भी काम किया है, रजा के साथ भी काम किया, और अब रजा के अंडर काम करते हैं। ये कॉलिंग का काम करते हैं, ये कॉलिंग में एक्सपर्ट हैं। दूसरे हैं रजा हुसैन, जो बहुत ही प्रो है, बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ये मैनेजर, अकाउंट मैनेजर भी हैं, अकाउंट का भी काम करते हैं, म्यूल सिम भी प्रोवाइड करवाते हैं, और ये कॉलर्स का भी काम करते हैं, जगह बदलने का भी एक्सपर्ट है। और पुलिस और प्रशासन से और वकीलों से कैसे उनको बचना है, उनका मदद कैसे लेना, ये सारी चीजें जानते हैं। और एक तरुण कौशिक है, जो नेशनली इंटरनेशनली दोनों कॉल करते हैं। ये ऑन डिमांड कॉलर हैं। ये अलग अलग फ्रॉड कॉम्प्लेक्स में डिमांड, ऑन डिमांड पैसा देंगे तो कॉलिंग करने चले जाते हैं। इस प्रकार के कॉलिंग एक्सपर्ट हैं, और ये लोगों को अकाउंट भी प्रोवाइड कराते हैं। रजा वो परसेंट लेते हैं, अगर कोई इनसे अकाउंट मांगा कॉलर तो वो रजा से लेंगे, रजा को 1% देंगे, अपना परसेंट रखेंगे, फिर सामने वाले को पैसा ट्रांसफर कर देंगे। और एक प्रदीप बघेल हैं, प्रदीप बघेल ने तरुण कौशिक से अकाउंट मांगा था, जो हमारे प्रार्थी को कॉल करने के लिए उन्होंने यूज किया, इसलिए वो भी यहाँ गिरफ्तार हुए। तो कुल ऐसे 7 आरोपी को हमने गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसमें मेन मास्टरमाइंड
मेन कॉलर्स ये दोनों सम्मिलित हैं। इनमें लगभग 20 से अधिक छोटे बड़े स्मार्टफोन्स, 2 लैपटॉप्स जब्त किए हैं। लैपटॉप में एक बहुत ही यूनिक जानकारी निकल के आई है कि जो हम ये सोचते थे आज तक कि कैसे इनकी जानकारी इनको मिलती है, कि यहाँ पर कोई राणा जी रहते हैं, ये दिल्ली वालों को कैसे पता चला, ये सबके मन में सवाल रहता है। इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में हमको प्राइमरी एनालिसिस पे समझ में आया है कि इसमें हमको ब्रोकर कंपनीज का डेटा मिला है कि किस किस व्यक्ति का कितना प्रीमियम है, कब मैच्योर होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, ये सभी उनके पास डेटा रहता है। तो ब्रोकर कंपनीज में भी इनके अपने आदमी रहते हैं जो अपने लिंक से उनको पैसे का लालच देकर उनसे डेटा वो चुराते हैं। हम उनको भी गिरफ्तार करने का जो है हम प्रयास करेंगे, और हम उनमें भी अभी फॉलो अप इसको खत्म नहीं करेंगे, हम एंड टू एंड इसमें बढ़ेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। साइबर क्राइम से लगातार बचने के लिए सुझाव दिया जा रहा है, इसके बाद भी क्या सुझाव देना चाहोगे लोगों को, क्या सतर्क रहना मैं सिर्फ 3 बातें बोलता हूँ: होगा? लालच, लापरवाही और डर। ये तीनों से बचना है। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करना है। लालच, लापरवाही, डर से बचें। किसी भी अज्ञात नंबर से कॉल आ रहा है जो फाइनेंशियल बात कर रहा है आपसे, तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए 1930 में कॉल कीजिए। अगर आपको कोई डरा रहा है, डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, तत्काल नियरेस्ट थाने जाइए और उन्हें सूचित कीजिए। अपने आप को म्यूल सिम या म्यूल अकाउंट मत बनने दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चंद पैसों के लालच में उनको एक प्लेटफॉर्म मत दीजिए जिसकी वजह से ऑल इंडिया में फ्रॉड कर सके। थैंक यू। ये थे अभिनव उपाध्याय, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि ये साइबर क्राइम होता जरूर है, लेकिन इस लेयर तक नहीं पहुंचते। सिर्फ ये जाते हैं कि ट्रांजैक्शन हो जाता है, लोग एफआईआर कराते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन पहली बार कोंडागांव जिला के फरसगांव पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो मुख्य किरदार निभाता था, जो अपना दिल्ली में बैठकर और 300 से अधिक लोगों को फैला के रखा है और अपना नाम छुपा के रखा था, लेकिन उस तक भी फरसगांव पुलिस पहुंची है और उस आरोपी को गिरफ्तार किए। इस पूरे मामले में 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लैपटॉप सहित 2 दर्जन से अधिक मोबाइल भी जब्त किया है। साथ में एसडीओपी ने स्पष्ट कहा कि सब लोगों को साइबर क्राइम से बचना चाहिए। प्रकाश नागा, केस काल।